रेजिस्टेंस R. It is the property of material which oppose the flow of करंट. अगर इलेक्ट्रिक सर्किट तो किसको रोकेगी? इट इज द प्रॉपर्टी of material which oppose the flow of current. रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है? हाँ, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, एरिया और कोई पैरामीटर है? रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी आती है लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर और टेम्परेचर. एक इक्वेशन भी जानते हैं आप कि R प्रोपोर्शनल टू L लेंथ होता है. L स्टैंड फॉर लेंथ. R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया A होता है. दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और यहां लिख सकते हैं हम R इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे. ये रो क्या है यहां पर? ये रो क्या है यहां पर? हाँ जी बताओ, ये रो क्या है और यूनिट क्या है इसका? तो ऐसे बैठने थोड़ी ना डिस्कशन करने आए आप. अभी पूछना शुरू कर देना है मैंने आपने. कल से स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्लास की. बताओ इसकी यू रो की यूनिट क्या होती है और किस पे डिपेंड करता है? ओम मीटर. भाई अगर रिवाइज करने आए हो ना तो फिर रिवाइज करो भी ना. हाँ जी, रो रो क्या है आपका? रजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. हाँ जी, यूनिट क्या है इसका? यूनिट ऑफ रो ओम मीटर. ओम मीटर, ये सर नो. निकाल लोगे यहां से? कैसे निकालोगे? रो की वैल्यू R इंटू ए, एडजस्ट कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके R इंटू ए डिवाइड बाई L. R की ओम है, ये एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस हो गया. मीटर स्क्वायर ले, सेंटीमीटर स्क्वायर लो, या अगर ये मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर लेना पड़े. एक मीटर से एक मीटर कट गया तो क्या बचा? ओम. कर लो नोट. लिखा. अब ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा यहां से आर के बारे में. कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है भाई. जब आपने आर पढ़ा तो इसको अगर रेसिप्रोकल कर दें आप 1 बाई आर तो क्या बन जाएगा जी? ये क्या होती है आपकी कंडक्टेंस? क्या होती है? क्या होती है ये? यूनिट बताओगे कंडक्टेंस का क्या होता है? 1 बाई ओम. क्या होगा? 1 बाई ओम. और या फिर एस सेमेंस. ये फर्स्ट पॉइंट था. और क्या डिस्कशन हो सकती है आर के बारे में? भाई आर एक पैसिव एलिमेंट है. क्या है? वैसे तो पैसिव एलिमेंट की मैंने आगे भी चल के डेफिनेशन देनी है आपको. पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में
या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करें। एग्जांपल कौन कौन से हुए? रेजिस्टेंस तो वो एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में ले जाएगा, इंडक्टर वो एलिमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करेगा, और कैपेसिटर वो एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें ले जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर कर ले जाएगा। और जो कर ले लिया ना एनर्जी, उसने एक बार एनर्जी ले लिया तो पैसिव एलिमेंट बन गया। क्या बन गया? समझ में आया? पैसिव एलिमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप यहां पर कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, अच्छा कई बार रेजिस्टेंस के लिए डेफिनेशन भी होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच कन्वर्ट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट इनटू द, और यहां पर क्या है? पैसिव एलिमेंट इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं एक आर अकेला पैसिव एलिमेंट नहीं है, बुक्स में आप जो पढ़ते हैं आरएलसी तीनों पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? ये हीट में। बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो स्टोर करता है, किसके अंदर? कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर कर लेगा, या फिर किसमें, किस फॉर्म में स्टोर कर लेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पैसिव एलिमेंट कौन कौन से हुए? ये कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ, और ये कौन सा हुआ? समझ में आया? तो ये ऑब्जर्वेशन आर के बारे में रही। 1 by r is conductance, r is a passive element, it can convert electrical energy into the heat, it can convert electrical energy into heat। और जो यूनिट बनेगी फिर फाइनली जो पावर डिसिपेशन होगी वो क्या होगी? वाट में आएगी। किसमें आएगी? वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। यहां तक बताइए। एक फॉर्मूला और भी है आपका, ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? सपोज मेटल की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जिनके अंदर रेजिस्टेंस तो मेटल में भी होता है, सेमीकंडक्टर में भी होता है और इंसुलेटर में भी होता है, और इस रेजिस्टेंस के साथ वो अपना टेम्परेचर के साथ वो अपना रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, इसलिए उनका कुछ का नाम है पीटीसी, कुछ का नाम एनटीसी होता है। अगर मैं बात करूं अल्फा, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। देखिए बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन लिखी हुई है चेंज इन टेम्परेचर का मतलब 30 डिग्री से आपने टेम्परेचर कितना किया है? 100 डिग्री सी किया है। आप टेम्परेचर 30 से 100 कर दिया इस मेटल का, तो कितने का चेंज आ गया? 70 डिग्री का। वो यहां मल्टीप्लाई होगा, अल्फा कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मुझे बताइए, अगर चेंज हुआ ही नहीं, मतलब जितना 30 डिग्री पे आपका मेटल है और 30 डिग्री पे ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो चेंज कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। ये पूरा फैक्टर जीरो, ये पूरा फैक्टर जीरो, 0 + 1 1। जो न्यू टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर के इक्वल रह जाएगा जो ओल्ड टेम्परेचर है आपका। क्या रह जाएगा? जो ओल्ड रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर पे आपका, जो पुराने टेम्परेचर पे आपका रेजिस्टेंस था वही वैल्यू रह जाएगी। क्या रह जाएगी? अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो ये वैल्यू ऐड होके बढ़ जाएगा ना, न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि टेम्परेचर के साथ मेटल का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसलिए मेटल को क्या बोलते हैं? पीटीसी की एनटीसी, पीटीसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, जिनको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है एक बुक में 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं आप इसके देख के। आर नोट, ये रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सी के ऊपर, ये क्या है? ये 1, ये अल्फा को वैल्यू दे रखी होगी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये चेंज इन टेम्परेचर। वो पहले बोलेगा जैसे लीकेज करंट हुआ करता था कि 30 डिग्री पे इतने, 50 पे कितना होगा, तो ये क्या आपका डिफरेंस है? क्या है? ये वैल्यू पुट कर दो, आपको न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी?
क्लियर है? यहां से दो बातें समझ में आई हैं कि मेटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस, ऐसा फॉर्मूला भी कह रहा है, राइट? डेरिवेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये किस कैटेगरी में आएगा? पीटीसी में। किसमें? व्हाट डू यू मीन फुल फॉर्म ऑफ पीटीसी? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेक दिस। अच्छा, अभी कुछ और पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स अबाउट ऑन रेजिस्टेंस। हाँ, मैं मेटल के लिए बोल रहा हूँ अभी, ये बाय डिफॉल्ट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये लेंथ, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी दिखाई भी, फॉर्मूला दिखाया मैंने आपको। टेम्परेचर चेंज तो रेजिस्टेंस चेंज, इनफैक्ट बढ़ जाएगा मेटल का, तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये मेटल किस कैटेगरी में आ जाएगा? पीटीसी। किस में आ जाएगा? रेजिस्टेंस। कुछ और पॉइंट, ये जो रेजिस्टेंस होता है इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट आप ले रहे हैं, यहाँ 10 वोल्ट आपने लगाया और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये करंट है, ये वोल्टेज, ये करंट और ये रेजिस्टेंस। अगर 10 वोल्ट आप लगा रहे हैं और 1 एम्पियर करंट बह रहा है तो रेजिस्टेंस कितना बनेगा? रेजिस्टेंस होता है 10/1, 10 वोल्ट डिवाइड बाई 1, 10/1 कितना बनेगा भाई? हमें लग रहा होगा कि जिस तरह से हम कहते हैं किसी भी इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके सामने वाले फैक्टर्स पर वो वैल्यू डिपेंड करती है कि नहीं करती? अब जैसे मैं लिखूं अभी म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, ये कंफर्म बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो मोबिलिटी जरूर डिक्रीज होगी। यहां पर मैं डिपेंडेंसी की बात नहीं कह रहा हूं, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो वी और आई की पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड करता है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है? ये खुद की मटेरियल की प्रॉपर्टी। इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, आपने सुना होगा, इंडक्टेंस का फॉर्मूला वी इक्वल टू, ये भी करंट और वोल्ट, ये करंट का फॉर्मूला है, ये वोल्टेज की वैल्यू है, ये भी इंडिपेंडेंट है करंट और वोल्टेज के। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रिलक्टेंस किसकी प्रॉपर्टी? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? ये सब के सब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। किसकी है? तो अगर मैं आपसे वोल्टेज चेंज कर दूं, 10 वोल्ट की जगह 20 वोल्ट कर दूं, आप बताइए करंट कितना फ्लो होगा? 20 वोल्ट वोल्टेज 10 ओम रेजिस्टेंस से, अब वी बाई आर कर दो तो कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस? 20/2। 30 वोल्ट कर दो, ये 3 एम्पियर हो जाएगा, ये 10 ओम आ जाएगा। क्या कभी रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड, इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। आपको स्टेटमेंट आएंगी कुछ एग्जाम में, जिस तरह के थ्योरेटिकल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जे एग्जाम है, पहली स्टेटमेंट रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ऑप्शन ए ठीक है। रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट, बी ऑप्शन गलत है, ये डिपेंड नहीं करता इस पे। सी और डी में कुछ और, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन लेंथ, एंड डी ऑप्शन, ऑल आर द करेक्ट, ऑल आर द रॉन्ग।
इस तरह से कुछ ऑप्शन बनाएगा, 4-5 ऑप्शन जो भी बना रहा है। आपको रेजिस्टेंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि लेंथ एरिया टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, पर इंडिपेंडेंट है किसके? वोल्टेज एंड वी और आई चेंज हो रहे हैं, पर आर ये किस कंडीशन में? ये आपने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन में, किसमें किया? अगर ओम्स लॉ की तरह मान के इस एक्सपेरिमेंट को हम करें, मतलब आपने क्या रखा? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा होगा और स्ट्रेन कांस्टेंट रखी होगी। क्या रखी होगी? स्ट्रेन समझते हो? स्ट्रेन कांस्टेंट रखने का समझते हो? लेंथ और एरिया स्ट्रेच करके इसको लेंथ और एरिया आपने एक फिक्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? फिक्स। लिखा? अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, ये करंट वर्सेस वोल्टेज का मैंने ग्राफ बनाया है, क्या ये ओम्स लॉ है? करंट के इंक्रीज होने से वोल्टेज बढ़ रही है, क्या ये ओम्स लॉ है? हाँ, ओम्स लॉ है कि करंट इंक्रीज कर रहा है किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? आपको बताया था मैंने, जो आप कोई कंडक्टर लगा रहे हैं, जो आप कोई कंडक्टर लगा रहे हैं, उसके अंदर जो ड्रॉप बनेगा, वोल्टेज बनेगी, रिस्पॉन्स, समझ रहे हैं? रिस्पॉन्स ये क्या है आपकी? रिस्पॉन्स तो प्रोपोर्शनल आएगा इस वोल्टेज के, और यहां पर जो वोल्टेज बनेगी वो प्रोपोर्शनल किसकी होगी? ये पता है कौन सी वोल्टेज है? पोटेंशियल डिफरेंस वाली वोल्टेज। इस कनेक्टर के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन है, जब तक आपने यहां पर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल नहीं बनाया। ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाया कैसे आपने? किससे बनाया? ईएमएफ कौन देता है? तो बैटरी मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, और क्या फ्लो होने लग गया? इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो करंट, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से जो करंट बना, आप इसको क्या कहेंगे? आप वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट या करंट प्रोपोर्शनल टू? जब तक ये इक्वेशन फॉलो होती रहेगी तब तक ग्राफ ओरिजिन से, इसको क्या बोलते हैं आप? और यही आपका क्या है? ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ के लिए इक्वेशन बिल्कुल ओरिजिन से पास होनी जरूरी। आप ये लिख सकते हैं, हाँ, अगर कोई ये कहे मुझे क्या ये भी ओम्स लॉ है? हाँ, ये भी ओम्स लॉ है। आपने कंडीशन बदल दी होगी। इस पर तो सपोज R1 रेजिस्टेंस आएगा, इस पे क्या आएगा? पर एक बात क्लियर है, पूरी लाइन पे सेम रेजिस्टेंस आएगा। इस पे पूरी पे ब्लैक, इस पे पूरी ब्लैक पे R2 आएगा, और इस पर रेड पे कौन सा रेजिस्टेंस आएगा? अगर इस पे 10 ओम आ रहा है, इस पे 10 ओम, तो इस पे 5 ओम आ रहा होगा, इस तरह से। क्लियर है? दो रेजिस्टेंस आएंगे। एक और लाइन ड्रॉ कर लो, क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है? हाँ, ये भी कर रहा है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं। यहाँ पे 3 तरह की लाइनें पॉसिबल होती हैं। या तो ये तो वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक ये इस तरह की लाइन। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में स्लोप की बात, क्योंकि यहां पता किस में चेंज है? वाई में चेंज है, वाई एक्सिस में चेंज है। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। देखो वाई बढ़ रहा है नीचे से ऊपर, यहां क्या बढ़ रहा है? पर इस लाइन में दोनों बढ़ रहे हैं, एक्स भी है, और जब एक्स में भी चेंज हो, इसको ऐसे ऐसे लिखा होता है बुक में, ऐसे बनाए थे लाइन। वाई में भी चेंज है, और जब वाई में भी चेंज हो और एक्स में भी चेंज हो, किस में चेंज हो? इसको हम बोलते हैं स्लोप, और इसको हम लिखते हैं टेंजेंट
थीटा पता होना चाहिए आपको। इसका क्या होना चाहिए? वाई बाई एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप ये बताओ कि यहां पर कोई पॉइंट आप ले लें, यहां से आपको क्या मिलेगी? वाई। वाई किस में दे रखी है? वोल्टेज में। यहां से क्या मिलेगा आपको? अरे पहले वाई आपका जीरो था, वाई पे पहुंच गया इस पॉइंट पे, इसको V1 मान लो। पहले करंट यहां था, करंट यहां पे आ गया, इसको I1 मान लो। तो करंट भी यहां तक चेंज हो गया, वोल्टेज भी चेंज होगी। इस पॉइंट पर जो स्लोप बनेगा वो होगा टेंजेंट थीटा V। वाई पे V है V1 और इस पे I1 है, तो मैं इसको R1 रेजिस्टेंस बोल सकता हूं। रेजिस्टेंस इज आल्सो स्लोप। क्या है ये? रेजिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसका? स्लोप है। तो अगर कभी पेपर में लिखे कि वी आई बाई टेन थीटा ये वैल्यू इक्वल टू आर, क्या इक्वेशन ठीक है? हाँ ये ठीक है, क्योंकि स्लोप क्या होता है? वाई बाई एक्स, और वाई बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट थीटा। क्या होता है? एक चीज याद रखना, कि अगर एक ग्राफ ऐसे बन गया कई बार, ये आई इधर ले लिया, ओम्स लॉ तो इसको मैं भी कहूंगा, पर यहां पर क्या बनेगा अब की बार? वाई वाई किस में चेंज आ रहा है? अरे वाई एक्सिस कौन सी? करंट वाली। और एक्स एक्सिस कौन सी है? तो हमेशा वाई ही ऊपर रखना है स्लोप के लिए। तो आई बाई वी इज इक्वल टू चेंज इन वाई, ये वाई एक्सिस है, मैं उस तरफ में लिख रहा हूं, और ये एक्स एक्सिस है। क्या आ गया आपका? और यहां पर अब की बार ये बनेगा, समझ में आया? कांस्टेंट 1/, क्लियर है? कुछ नोट है ओम्स लॉ के बारे में। जो मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स पर्टिकुलर कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस के अंदर फॉलो करते हैं किसको? अगर ओम्स लॉ की मैं बात करूं, ओम्स लॉ, या फिर आप जैसे ओहमिक कनेक्टर ले लो, ओहमिक, ऐसे एलिमेंट जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ओम्स लॉ ये ओबे करेंगे। इनको एग्जाम्पल है यहां पर, अगर नॉन ओहमिक कनेक्टर आप पढ़ रहे हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर आप पढ़ रहे हैं, तो वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। एग्जाम्पल बताइए, इंपॉर्टेंट है। सेमी कंडक्टर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, समझ रहे? एससीआर, डायोड, ये सारे के सारे क्या है? सेमी कंडक्टर तो है ही सारे नॉन लीनियर। क्या है? एक ही डायरेक्शन में करंट को लाभ करते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक डायरेक्शन में बनेगा, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। और मैं ओम्स लॉ उसको कहता हूं जो होरिजन से पास हो लाइन हमेशा, ओरिजिन से पास हो लाइन हमेशा। तो इसके एग्जांपल लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी कंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, इसमें जेफेट, बीजेटी, जेफेट सब आ गई। ट्रांजिस्टर्स, बीजेटी, एफईटी, एफईटी में कौन कौन से हैं? जेफेट, मोसफेट, और कौन से आगे? एससीआर, थैरेस्टर फैमिली है ये। एससीआर फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, सब किसके एग्जांपल हैं? ऐसे मटेरियल हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते।